टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा डाइजेशन। डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? पाचन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, बॉडी में चले या कहीं पे भी चले, तो उसका एक सिस्टम होता है ना। डाइजेशन क्या हो गया? पाचन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। हमने जो खाना खाया है, ये मैंने कल ही आपको समझाया कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए उनके नाम अलग अलग हो गए। लेकिन जब बॉडी का, जब माइंड का इंटरेक्शन चलता है किसके साथ? आपके स्टमक के साथ, इंटेस्टाइन के साथ, है ना, उस सिस्टम के साथ जहाँ पे डाइजेस्ट होगा खाना, उसको क्या कह देते हैं? वो अलग चीजें आ जाती है वहां पर, वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, है ना। आपने कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन किया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, प्रोटीन लिया, फैट लिया, है ना, ये सारी चीजें आपने उसमें कंज्यूम की। ठीक, तो वही अब सारी चीजें आ जाती हैं कि डाइजेशन तो एक प्रोसेस हो गया, जिस सिस्टम में होगा उसको क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, यानी कि उसको कहेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। पाचन तंत्र की जब बात की है, तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि पाचन है क्या, डाइजेशन है क्या, है ना, पूछ लिया जाए कि इसमें डाइजेशन का मतलब क्या है। डाइजेशन का या पाचन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने फूड मटेरियल लिया है, जो भी आपने पोषक तत्व लिए हैं, न्यूट्रिएंट लिए हैं, ठीक है, उनका कुछ एंजाइम द्वारा, ठीक है, कुछ एंजाइम द्वारा प्लस कुछ उसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी, केमिकल रिएक्शन होगी। कुछ क्या रहेंगी? केमिकल रिएक्शन होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, उनके द्वारा, कुछ एंजाइम का और कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा किसका? उन फूड पार्टिकल्स का अपने से छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाना? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना, इसी को हमने क्या कह दिया? पाचन कह दिया। अब इस छोटे छोटे अणुओं में टूट जाने को एक नाम दे दिया जाता है, निम्नीकरण। क्या नाम दे दिया? निम्नीकरण हमने इनको कह दिया कि जो हमने भाई पूरा एक बाइट लिया है ना, हम अगर रोटी भी खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि उसको बिल्कुल, उसको हमने पहले ही उसको पहले चबा लिया फिर उसको क्या, हम पूरा एक बाइट लेते हैं, है ना, फिर उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो हमारे दांत है उनको चबा के छोटा कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उनको क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं। निगलने के बाद वो कहाँ चला जाता है? स्टमक में। क्योंकि उस फूड न्यूट्रिएंट को, फूड पार्टिकल को कैसे जाना है? ब्लड में जाना है ना, उसको एब्जॉर्ब किस में होना है? ब्लड में। तो वो तो किस में जाएगा? बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस का, इस फूड पार्टिकल से उन अणुओं तक के बनने का जो प्रोसेस है, वही आपका क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसी को हमने क्या कह दिया? पाचन कह दिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि सिस्टम में काम कैसे होगा, ये फंक्शन कैसे करेगा, प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, हमारे सामने एक प्रॉपर खाना रखा हुआ है ना, हमने उसे 5 मिनट में, 10 मिनट में खाया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद उस खाने के साथ हमारी बॉडी स्टमक क्या कर रहा है, वो अब उसका किसका आ गया? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो उसको हम पहले बेसिक सी, भाई जब आपने कोई भी फूड पार्टिकल लिया है तो सबसे पहले वो कहाँ होगा? आपके माउथ में होगा, है ना। आपने अगर चावल भी खाए तो डायरेक्ट आप उसे क्या नहीं कर सकते? आप उसे डायरेक्ट निगल तो नहीं लेते ना, आप उसे क्या करते हैं? पहले आपके मुख में होता है, ठीक है, माउथ में होता है। तो सीधी सी बात है, डाइजेशन भी कहाँ होगा? सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होगा? हाँ हाँ जी, डाइजेशन इन, इसको हम कहते हैं ब्यूकल कैविटी, यानी कि इसको कहते हैं मुख गुहा में पाचन। ठीक है, ब्यूकल कैविटी होती है ये पूरी, मुख गुहा में पाचन। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी मुख गुहा में? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो फूड है वो मैक्रो फॉर्म में है, मतलब बड़ी फॉर्म में,
ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से ही। हाँ, हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जीभ भी होती है, यहाँ पे हमारी दांत भी होते हैं, है ना, और क्या होती है, लार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा इस ब्यूकल कैविटी में कि ये क्या करता है, सबसे तो पहले फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। किसकी हेल्प से? दांतों की हेल्प से। छोटे छोटे उन्होंने पार्टिकल में क्या कर दिया, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया। मैं यहाँ पे अब अणु नहीं लिख रही हूँ, छोटे छोटे खंडों में तोड़ा है। ठीक है, तोड़ने की वजह से इस फूड का जो एक नेचर है वो कैसा हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, है ना। सेमी सॉलिड मतलब कैसा, ना तो वो लिक्विड रहा ना वो पूरी तरह से सॉलिड रहा, तो कैसा हो गया, सेमी सॉलिड। यानी कि इसको हम क्या देते हैं, क्या बन जाती है इसकी, लुगदी बन जाती है ना, लुगदी बन जाती है। अब इस सेमी सॉलिड फॉर्म को बनाने में दो चीजें हमारी काम करती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मुख गुहा है, एक गुफा की तरह है ना माउथ हमारा, है ना, तो इसमें जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, मुख गुहा का ऊपरी हिस्सा जो होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या होता है? उसको कहते हैं तालू, है ना, उसको क्या कहते हैं, तालू। ठीक है, फिर जो हमारे दोनों जबड़े हैं उनके बीच में से एक रास्ता जा रहा है, उसी को मुख गुहा कहा जाता है। वहीं से गुहा जा रही है दोनों जबड़ों के बीच में से, वहीं से तो हमारा सारा इनहेलिंग का काम होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा, ब्यूकल कैविटी हम उसको कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, अब मुख गुहा में हमारी दो चीजें आ गई, एक आती है हमारी जीभ और एक आते हैं दांत। ठीक है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। अब भाई जिसके दांत ना हो उससे पूछ के देखो, दर्द, बेचारा मूंगफली नहीं खा सकता, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे, अब हर चीज या तो जूस में दो या घिस घिस के दो, करते हैं ना। अब चीजें खाएं तो जीभ का काम क्या है, टंग, जीभ का काम क्या है, टेस्ट का है। जीभ के तो कई काम है, जीभ तो लड़ाई भी करवा देती है, करवा देती है ना। जब पंगा करवाना हो ना तो बस ये बिना हड्डी की चीज है, इसको चला दो, इतनी बढ़िया लड़ाई होगी, हड्डियां तुड़वा देती है और खुद में हड्डी है नहीं, है ना। चलिए जोक्स अपार्ट, जीभ का काम होता है कि सबसे पहले जो आपने फूड पार्टिकल लिया है ये उसको क्या करेगी, मूवमेंट में लाएगी। मूवमेंट कैसा, मूवमेंट कैसा, खाना एक बार आपने इधर खाया, फिर आपने इधर शिफ्ट कर लिया, है ना, और फिर आपने उसे टंग की हेल्प से क्या कर लिया, निगल, स्वेलो कर लिया, ऐसा ही होता है ना। दूसरी चीज क्या हो गई, टंग का काम, क्या काम करती है, ये आपके एपिग्लॉटिस से जुड़ी हुई होती है, तो बोलने में हेल्प करती है। जब भी आप बोलेंगे तो ये क्या होती है, मूवमेंट में आती है। चलो ये तो बाद की बात हो गई। हमने कहा कि जो हमारा फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे खंडों में टूट के क्या बना दे रहा है, लुगदी बना दे रहा है, जिसकी जो नेचर है वो कैसा है, सेमी सॉलिड है। ठीक है, क्यों बन जा रहा है, एक चीज आपने देखी होगी, जो हमारी जीभ होती है वो हमेशा वेट होती है ना, किस वजह से, सलाइवा, किस वजह से, सलाइवा। ठीक है, इसको कहते हैं लार, लार। ये सलाइवा बनेगा कहां से, जीभ में होती है सलेवरी ग्लैंड, नाम नोट कीजिएगा, जीभ में कौन सी ग्लैंड होती है, सलेवरी, जिनको कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक है जी, ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। और इस सलाइवा का काम होता है, जो हमने फूड पार्टिकल को क्या किया है, चबा लिया है, उसे किस में बना देना, सेमी सॉलिड फॉर्म में बना देना। ठीक है, ताकि हमें निगलने में आसानी रहे। क्लियर है बात। अब जीभ का एक और काम होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट का। अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है ना, या केसला सा स्वाद आ रहा है, वो हमें किससे पता चलता है, जीभ से ही पता चलता है। अब मान लो जैसे ये जीभ है हमारी, कुछ इसी तरह की होती है ना। ठीक है, ये यहाँ से तालू से जुड़ा हुआ भाग है, पीछे जो हम कह देते हैं, ये यहीं से हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है तालू, ये यहाँ लास्ट हो जाता है ना जाके,
तो ये वाला जो हिस्सा है, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया और ये हिस्सा हो गया अगल बगल का, ठीक है। तो जो सबसे आगे वाला पॉइंट होता है जीभ का, ठीक है, वहां पे हमें कैसा टेस्ट आता है, वहां मीठे का टेस्ट आता है, ठीक है। अधिकतर जो मीठे का टेस्ट आएगा वो हमारे जीभ के अगले वाले हिस्से पर आता है। ये बनाइएगा टंग को इसी तरह से, ठीक है। दूसरा, तालू के पास जो वाला हिस्सा है यहाँ पर कड़वा टेस्ट ज्यादा आता है, ठीक है, यहाँ पर कड़वा टेस्ट आता है। दूसरी चीज, अब जो ये बगल वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर आपको खट्टा स्वाद आएगा, यहाँ पर खट्टा टेस्ट आता है, ठीक है। किस वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं टेस्ट बड्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। अच्छा, टेस्ट बड दिखाई देती होंगी? हाँ दिखती हैं। दिखती क्यों नहीं है? आज एक काम करना, जब घर पे जाओगे ना, ऐसे जीभ को निकाल के देखना बाहर, है ना, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि वहां पे ना, जब बहुत ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे आपको ना इस तरह की छोटी छोटी इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएंगी जीभ पे, दिखती है ना, वही क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स, जिनकी वजह से आप कोई भी चीज इस पे क्या करते हैं, रखते हैं या खाते हैं, तो आपको उससे उसका टेस्ट पता चल जाता है ना। सब्जी खाते तुरंत हल्के सी देख के बता देते हैं ना, हल्का सा आपने ऐसे डिप किया फिंगर को, जीभ पे लगाया, आपने बता दिया नमक ज्यादा है ना, तुरंत से बता देते हैं नॉर्मल से नमक आज ज्यादा है। किस वजह से? टेस्ट बड्स की वजह से, ठीक है। हो गया पूरा। टंग में आपके दो एंजाइम काम करते हैं, लिखिएगा नाम। पहला होता है टाइलिन, पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे। ये क्या करते हैं, हमने बताया ना, फूड का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो हमारी स्टार्च होती है, स्टार्च मतलब मंड, मंड मैंने बताया था आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आपने आलू खाया है ना, तो आलू में क्या है, स्टार्च है, ठीक है। आप क्या खा रहे हैं, आप जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे आप साग खाते हैं, आप उसको खा रहे हैं। हम पहले क्या होता था, ये पहले कच्ची चीजें खाई जाती थी, है ना। आपने देखा होगा ना कि जो भी जानवर होते हैं बहुत ज्यादा चबाते हैं वो इन चीजों को, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम चाहे कोई भी चीज खा रहे हैं, हम इन्हें क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। तो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है वो यहीं पे हो जाता है, माउथ में, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा चबाने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक। क्लियर है इतनी बात? तो ये दोनों एंजाइम आपके कहाँ आ गए, जीभ पे आ गए, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि टाइलिन करता क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि जीभ में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम बताइए, है ना। तो आप उसमें बता देंगे टाइलिन और लाइसोजाइम। कौन सी ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड है, और हार्मोन का क्या नाम है, सलाइवा। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, दांत। अब आते हैं दांत। दांत मतलब टीथ। दांत का काम हो गया कि जो भी आप फूड पार्टिकल खा रहे हो, सबसे पहले तो उसको किसमें कर देना, उसको चबाने का काम है, ठीक है, उसको चबाने का काम है। लेकिन आप सोचोगे कि दांत से तो हम कुछ चीज को काट भी देते हैं, है ना, दांत से हम किसी चीज को चीर भी देते हैं, फाड़ भी देते हैं, है ना, सारे काम करते हैं दांत हमारे, ठीक है। मान लो धागा काटना है, आप क्या करोगे, धागे को पकड़ोगे, साइड में लगाओगे और काट दोगे, ठीक है। तो सिर्फ दांत का काम चबाने का कैसे हो गया, ठीक है। इसी बेसिस पे दांतों को हमने डिवाइड किया है चार पार्ट में। दांत कितने तरह के हो गए, चार तरह। पहले कौन से हो गए, इंसीजर, दूसरे हो गए कैनाइन, तीसरे हो गए मोलर, और चौथे हो गए प्रीमोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
ठीक है। इंसीजर का क्या काम है? इंसीजर का जो अभी बताया मैंने, काटने का जो काम होता है। आप सेब क्या करते हैं? काट के खाते हैं। अमरूद आप काट के खाते हैं। केला आप खा रहे हैं, काट के खा रहे हैं, है ना। बाइट ज्यादा बड़ा हो गया, आपने उसको काट दिया, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। गाजर आपने खाई है, चक्कू से काटने वाली बात नहीं कर रही हूँ, दांतों से काटने वाली बात कर रही हूँ। तो वहां पे काटने का काम किसका है? इंसीजर्स का काम होता है। तो यानी कि जो आपके आगे के 4 दांत होते हैं, है ना, सबसे आगे वाले, आप गाजर भी काटोगे तो आगे से ही अधिकतर हाथ चलता है। सेब खा रहे हो तो भी आगे, अधिकतर आगे वाले दांत काम करते हैं। तो इंसीजर्स कौन से हो गए? जो आपके आगे के दांत। उसके बाद आते हैं कैनाइन, जिनका काम होता है चीरने फाड़ने का। गन्ना खाते हैं, है ना। गन्ने को क्या किया जाता है? छिलके को चीरा जाता है कि छीला जाता है? एक तरह से चीरा जाता है, उसे पूरा लगा के, है ना। गन्ना यहाँ अगले वाले दांतों से कौन कौन खाता है? कोई नहीं खाता। किधर से खाता है? तो जो आपके ये शार्प दांत होते हैं ना, जिनमें ऐसा लगता है कि क्या है ये, वेम्पायर की तरह लुका जाती है ना, शार्प है, इनको हम क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं, ठीक है। जिन्हें किल्ले कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। क्या कहते हैं इनको नॉर्मल लैंग्वेज में? किले कहते हैं, कि ये किले हैं भाई। डॉग में, एनिमल्स में हम कह सकते हैं जो, और वो एनिमल जो क्या खाते हो? हड्डी खाते हो, कच्चा मांस खाते हो, उनमें ये बहुत शार्प, ठीक है, उनमें ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। कि चीरने फाड़ने का काम उन्हीं का होता है। काटने का काम किसका है? चूहे का होता है। चूहे के कैनाइन जो इंसीजर्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। अच्छा, चूहे हो गया, गिलहरी हो गई, आपने देखा होगा कि ये हमेशा क्या करते रहते हैं? कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं और कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। क्यों? इनके दांत बढ़ते रहते हैं हमेशा, इसीलिए चीजों को क्या करते रहते हैं? काटते रहते हैं, जिनकी वजह से इनके दांत क्या होते रहते हैं? घिसते रहते हैं, ठीक है। तो वो इंसीजर्स ही ज्यादा होते हैं इनके, क्योंकि इन्हें चीरना फाड़ना कुछ नहीं है, चीजों को सिर्फ क्या करना है? काटना है, ठीक है। अगर चूहा काट लेना तो बाइट बड़ी शार्प निकलती है उसकी, क्योंकि दांत बड़े पेने होते हैं, तेज होते हैं, है ना। काटा है कभी चूहे ने? नहीं काटा? अरे नहीं काटा अभी? चलो कटवा के देखना, एक्सपीरियंस हर चीज का होना चाहिए। नहीं, वैक्सीन तो लगी होगी। नहीं, खून मत निकलने देना, उसका मुंह पकड़ लेना वही के वही, है ना। मुझे काटा हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, मोलर, मोलर और प्रीमोलर, ये हमारे हो गए, जो हमारी दाढ़ें होती है ना, ये मोलर और प्रीमोलर वही हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दाढ़ों को ही हम क्या कह देते हैं? मोलर और प्रीमोलर। बच्चों में दाढ़ निकलती है, निकलती है, फिर वो टूटती भी है, दाढ़ टूटती है, हाँ टूटती, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये याद रखना इस बात को, ठीक। चलिए, तो फिर अब ये दाढ़ हो गए, तो इनका काम क्या हो गया? चबाने, है ना। खाना हम आगे वाले दांतों से कभी नहीं चबाते, कहाँ ले जाते हैं? पीछे ले जाते, ठीक है ना। अब ये दाढ़ 2 तरह की होती है, एक तो हो गई परमानेंट, एक बार आएंगी फिर दोबारा आएंगी नहीं, जिसको हम क्या कह देते हैं? कभी कभी अक्कल दाढ़ कहते हैं। और ये 19 के बाद आती है। 4 होती है नंबर में, 2 होती हैं? 4 होती है। तभी तो दांत या तो 28 होंगे, और अगर अक्कल दाढ़ आ गई तो 32, है ना। इनके साथ ही 32 होते हैं। अब क्योंकि इनको हमने उस किस में ले लिया है, किसी की दाढ़, ये अक्कल दाढ़ निकलती है, सबकी नहीं निकलती है, किसी की नहीं निकलती है। किसी में मसूड़ा ज्वर हो तो पीछे वाला बस वो फूल के रह जाता है, दाढ़ बाहर नहीं आ पाती। मेच्योरिटी लेवल होता है वो, बस हम कह रहे हैं 19 के बाद है, इसीलिए इसको अक्कल दाढ़ कहा गया है, क्योंकि 19 के बाद ना सबको अकल आ जाती है अब तुम्हें जीवन में क्या करना है, इसलिए इसका नाम अक्कल दाढ़ पड़ा हुआ है ना। हाँ, निकल जाए तो निकल जाए, फिर उसके बाद दोबारा नहीं आएगी। जैसे ये यहाँ तक की कहानी है, ये दांत दोबारा आ जाते हैं, 2 बार आते हैं, है ना। तो वो लेकिन जो लास्ट में 19 के बाद ही आई है वो दोबारा नहीं आएगी, है ना। ये भी कहते हैं कि जिनके 32 दांत होते हैं उनसे ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, कि एक बार जो बात कह दी ना फिर वो सच हो जाती है। अब पता नहीं, हमें तो मेरे भी है ना, 32 दांत है मेरे पूरे मुंह में, है ना, पूरे काउंटेड है, मैंने डॉक्टर से भी गिनवा ली। मैं कभी मेरी गलती में, गिनती में कोई गलती हो, है ना, पूरे हैं। चलिए, मैं कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो थोड़ा पेन के साथ ये निकलती है,
जो मसूड़ा होता है ना पीछे वाला, वो काफी दिन तक निकलती भी काफी दिनों में है, ऐसा नहीं कि एकदम आना शुरू हुआ तो निकल गई, नहीं, मसूड़े को पूरा ऊपर तक मिला देती है, बहुत दर्द करती है ना। चलिए, इसीलिए इसको अक्कल दाढ़ कहते हैं। एक तो ये एडल्ट एज के में आके क्या होगी, ग्रो करना शुरू करती है, उस टाइम पे तो खुद ही अकल आ जाती है। आप वैसे ही बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं बस अब तो मुझे ही करना है जो करना है ना। मेरे हिसाब से होना भी ऐसा ही चाहिए। जब हम उम्मीद पाल लेते हैं ना लोगों से, तो वो चीज हमें बड़ा दुख देती है। तो मेरे हिसाब से ना उम्मीद तो रखनी ही नहीं चाहिए, उम्मीद तो रखो ही मत। बस ये समझ लो कि जितनी उम्मीद है ना मुझे खुद से है, मुझे बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना किसी से, ना मुझे किसी से कुछ कहना है ना। तो इंसान मैं भी हूँ, भगवान ने मुझे भी 1.5 किलो की बुद्धि दे रखी है, उसका मैं अपना भला बुरा खुद अच्छे से सोच सकता हूँ, ठीक है ना। तो सलाह मत लेना जीवन में कभी भी, लेकिन हाँ, जो आपसे एक्सपीरियंस बंदा हो, आपको लगता हो कि हाँ ये आदमी बढ़िया है, पहले तो वो सलाह देगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि वो खुद जानता है ना मैंने सलाह ली और ना मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात को कभी इग्नोर नहीं करना, है ना। ये है। बाकी उन मुंह जो है, वो माउथ जो फेस है, उनको ये अपना फेस रिवील मत होने दो, उनको ये मत बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। बस उनके सामने ऐसे बने रहो जैसे तुम्हें हम दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल सामने बेल्ले, हम ऐसे ही हैं, बस बेल्ले ही हैं, एक नंबर के, कुछ नहीं कर रहे हम। फिर देखो रिएक्शन उनका, वो इतने खुश होते हैं ना आपकी बर्बादी और आपको दुखी देख के, बहुत खुश होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो उन्हें खुश होने दो कुछ टाइम के लिए, और बाद में जो जेलेसी उनके अंदर निकलेगी वो देखने लायक चीज, ठीक है। एक तो ये हो गए हमारे दांत के टाइप। तो हमारे पास 4 तरह के दांत हो गए, अलग अलग तरह के, ठीक है। तो इनको एक अलग नाम दिया जाता है, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जो एक ह्यूमन है, एक तो उसमें 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है, 2 बार दांत निकलते हैं। उन 2 बार दांत निकलने की वजह से उनको क्या कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइफोडेंट, ठीक है जी। एक ये होता है कि जो दांत होते हैं वो हमारे जबड़े के मसूड़ों में, जो जबड़े की हड्डियां होती हैं उनमें धसे हुए होते हैं, है ना। जो जबड़े की क्या है, हड्डियां हैं, उन हड्डियों में धसे हुए हैं। धसे होने की वजह से उनको हमने कह दिया गर्त दंती, ठीक है। दांतों का एक टाइप क्या हो गया, गर्त दंती, जिनको हम कहते हैं थीकोडेंट। साथ साथ लिखते चले, ठीक है। एक हो गया 2 बार दांत निकलते हैं, एक हो गया दांत जो जबड़े की हड्डियां हैं उनमें धसे हुए होते हैं, एक हो गया हमारा जिनको हम कहते हैं हेट्रोडेंट, यानी कि विषम दंती। कई प्रकार के दांत हो गए हमारे पास, है ना। कितने प्रकार के हो गए, कई तरह के हो गए, कि भाई कैनाइन भी है, इंसिजर भी है, मोलर भी है और प्रीमोलर भी है। तो तीसरे कौन से हो गए, दांत कितने प्रकार के, कई प्रकार के दांत हो गए, कुछ काटने के हैं, कुछ का काम चीरने फाड़ने का है। तो उस हिसाब से हमने उनको क्या कह दिया, विषम दंती कह दिया, हेट्रोडेंट उनको हम कहते हैं। क्लियर। अब जब 2 बार दांत निकले हैं तो एक बार तो जब बाल्यावस्था होती है तब होते हैं, और दूसरे बाल्यावस्था से फिर वो वयस्क में गिनती आ जाती है। तो वयस्क में दांतों की संख्या कितनी है, 32 होगी या फिर 28 होगी, और इनमें कितनी होती है। ये बात हुई पूरी किसकी, पूरी हमारी मुख गुहा की। किसकी बात हुई पूरी, मुख गुहा की। जब भी जीव के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, दांतों के बारे में बताया जाएगा, वो सारी चीजें किसमें आती है, हमारी यूकल कैविटी में आती है, मुख गुहा में। मैंने बताया कि भाई मुख गुहा में हमारा पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे स्टार्च टूट जाती है, स्टार्च क्या हो जाती है, टूट जाती है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है।
इनको सीरियल से लिखते चलना एक साथ। ब्लड में इस कंडीशन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, स्टमक में जाना पड़ेगा। यानी कि अब उसे ब्यूकल कैविटी से कहाँ तक का रास्ता तय करना है, स्टमक का करना है। तो बीच में कुछ तो होगा, है ना, बीच में होता है फूड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ईसोफेगस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, ये चेंज हुआ है प्रोनाउंसिएशन, पहले इसको ओसियोफेगस कह देते थे, अब इसे ईसोफेगस कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। और ग्रास का मतलब ही क्या होता है, खाना। ठीक है जी, ग्रास का मतलब ही निवाला, जिसको हम कहते हैं कि हमने एक निवाला खाया तो हमने एक ग्रास लिया, तो उसको ग्रास नली कहा जाता है। अच्छा चलिए भाई, थोड़ा सा ये जो ग्रास शब्द है ये कैसा है, शुद्ध है या विदेशी है, देशी है, कैसा है, विदेशी है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। घास को, ये घास वाला ग्रास नहीं है, ये घास वाला ग्रास नहीं है। ग्रास का मतलब अभी तो बताया निवाला, हमने जो हम टुकड़ा तोड़ते हैं ना, एक टुकड़ा तोड़ा उस पर सब्जी लगाई, वो एक ग्रास होता है, उसी को तो ग्रास कहते हैं, है ना, कि जैसे ग्रास लिया, ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है बिल्कुल। इसका जो बनाया गया है देशी विदेशी, अब जो भी कह लो, वो है निवाला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो है निवाला, जो हमने एक निवाला खा लिया। निवाला क्या हुआ, जितना हमारे हाथ में हो गया बाइट, है ना, जितना हमारे हाथ में आ गया, चम्मच में आ गया है, जो भी। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये क्या हुई, ग्रास नली हो गई। अब यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, ग्रास को घास को घास, देखो घास खा रहे हैं हम बैठ के यहाँ पे, हद है। ठीक है, तो इस ग्रास नली में, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, पहली बात। ठीक है, डाइजेशन नहीं है तो सीधी सी बात है, कोई एंजाइम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। एंजाइम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमने कह दिया कि एक पाइप है ना, ये एक पाइप है, ये सिर्फ क्या करेगा कि मुख गुहा से और आपके स्टमक तक खाने को लेके जाएगा। ठीक है, अब जब आप खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो जब अगर आपने ज्यादा बड़ा वो आधा चबाया आधा नहीं चबाया, ऐसे ही निगल गया, पूरा पूरा फील होता है कि हाँ वो गया है अभी पेट के अंदर तक। नया बहुत तेज प्यास लग रही है, जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ से सूख गया है, जब आप पानी पीते हैं तब आपको पूरा फील होता है कि हाँ कुछ गया है। वो किसका है, वो फूड पाइप का ही फीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक मोशन होता है, एक गति होती है, जिस गति को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति, या हम इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। ठीक है, क्रमाकुंचन गति या फिर जिगजैग मोशन होता कैसे है, समझिएगा। मान लो ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं खा रहे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल इन साइज। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फूड पार्टिकल आ गया। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसी फूड पार्टिकल के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। ठीक है, और ऊपर से अपनी उसी शेप में आ जाएगा। ठीक, अब ये शिफ्ट करेगा, ये वाला जो फूड पार्टिकल है नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, यहां से इसने नीचे की तरफ आया, ये यहां से शिफ्ट कर गया। ठीक है, जब ये यहां से शिफ्ट कर गया तो इसने अपनी यहां से शेप को बदल लिया, ऊपर भी रिमेन ऐसी रही और नीचे भी ऐसी रही। ठीक है, फिर से आएगा, फिर नीचे आएगा, यहां से फिर से वो सीधा हो जाएगा और फिर यहां से चेंज हो जाएगा, नीचे रिमेन ऐसे ही रहेगा। तो ये वाली जो हमारा मोशन हुआ, जो गति हुई, कैसी आ जाती है, जिगजैग वे में आ जाती है, कि जहां पे फूड पार्टिकल है वहां पे तो स्पेस बन जाता है, बाकी जगह पे ऐसा का ऐसा ही रहता है ना। जैसे अगर आप कोई फ्लेक्सिबल पाइप ले ले,
जो घर में पाइप होते हैं वो थोड़ा सा क्या है, लचीला वाला है, और आप उसमें उससे उसके जो माउथ होता है उसके मुंह से बड़ा कोई पत्थर, उसमें हम करते रहते हैं ना बच्चे एक्सपेरिमेंट, तो चलो इसे इसमें घुसा देते हैं, है ना, तो क्या होगा, जहां पे पत्थर का टुकड़ा दिखाई देगा वहीं से वो पाइप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, बाकी जगह से पाइप वैसा का वैसे ही रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्लियर है बात समझ में आ गई। ये किसका होता है, ईसोफेगस। इसी तरह से खाना आपका कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक, जिसको हम कहते हैं अमाशय, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाशय। तो इसका काम क्या हुआ, इसका काम हुआ कि मुख गुहा से भोजन को कहाँ ले जाना, अमाशय तक, ब्यूकल कैविटी से स्टमक तक, ठीक है। अब आते हैं डाइजेशन इन स्टमक। इतनी चीज समझ में आई, कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल माइंड में, कोई भी ऐसी परेशानी कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन है, नहीं है, चलिए आगे चलें। अब बात करते हैं किसकी, डाइजेशन इन स्टमक। हो गया, ये रफ कर दें, ठीक है। पाचन कहाँ होगा, आप अमाशय में। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो अमाशय है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, है ना, स्टमक आपका कौन सा एरिया है, एक आपका गर्दन हो गया, ठीक है, ये फिर पहले आपका सिर हो गया, फिर आपका धड़ हो गया, फिर आपका क्या हो गया, स्टमक हो गया, तो इसको स्टमक कहते हैं, पूरे को स्टमक कहते हैं। और स्टमक हमारा यहाँ होता है ऊपर, है ना, एक छोटा सा पोर्शन है वो, इतना सा, उसके साथ फिर लीवर है, स्टमक के नीचे आपका क्या है, आइंस्टाइन है, इंटेस्टाइन है ना, उसके बीच में क्या है, पेनक्रियाज है ना, और उस पेनक्रियाज और लीवर के बीच में क्या है, डुडोनियम है। भाई एक रास्ता ऐसा भी तो चाहिए जो स्टमक से खाने को कहाँ लेके जाए, इंटेस्टाइन तक लेकर जाए, है ना, डाइजेशन तो हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन भी तो करना है, ब्लड तक पहुंचाना भी तो है ना, तो वहां पे क्या आ जाता है, डुडोनियम आ जाता है। तो फिर इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, इसको कहते हैं एब्डोनम, इसको क्या कहते हैं, एब्डोनम कहते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड होता है, एक होता है अपर एब्डोनम, एक होता है लोअर एब्डोनम, ठीक है। तो जहां पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, हमारी किडनी होती है, हमारा यूट्रस होता है, यूरिथ्रा होता है, वो लोअर एब्डोनम में आता है हमेशा, और जितना हमारा इंटेस्टाइन है, दोनों इंटेस्टाइन है और लीवर है, स्टमक है, ये हमारा किस में आता है, ये अपर एब्डोनम में आता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं उदर, हिंदी में क्या कहते हैं, उदर। सबसे बड़ा उदर किसका, गणेश जी का, है ना, इसलिए उनको क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं, कि जिनका बड़ा है उदर, तो उनको क्या कह दिया, दामोदर, ठीक है, या कुछ और है, लंबोदर, सॉरी दामोदर नहीं, लंबोदर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज। अब बात करनी, हमें एब्डोनम की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, हमें स्टमक की बात करनी। ये तो मैंने इसलिए बताया कि आप पूरे ही एरिया को स्टमक ना कह दें, ठीक है। स्टमक एक केवल ऑर्गन का नाम है जहां पे अब डाइजेशन होगा, बाकी सारी चीजें किस में आती है, अपर एब्डोनम में आती है। लीवर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टमक, वो किसका पार्ट है, एब्डोनम का पार्ट, ठीक है, अपर एब्डोनम का पार्ट। चलिए, स्टमक में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसके पास लेयर है, चारों तरफ इसकी दीवारों पे लेयर प्रेजेंट है, उन लेयर का नाम है म्यूकस, नाम लिख लेना, म्यूकस,
ठीक है, उन लेयर्स का क्या नाम है? म्यूकस नाम है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होगी, ये दीवार हो गई, उन दीवारों का पे कौन सी हो गई? म्यूकस है। एक मेम्ब्रेन होगी और मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? सेल प्रेजेंट होगी, कोशिका होगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? म्यूकस कोशिका मिलेंगी, इन दीवारों पर मिलेंगी। तो लिख लीजिएगा कि अमाशय की दीवारों पर क्या मिलती हैं? म्यूकस सेल्स मिलती हैं, कोशिका मिलती है। ठीक है, ये एकदम अभी समझ में आ जाएगा तुरंत, कोई बिना किसी दिक्कत के। हो गया। अब जब ये यहाँ पे आई हैं तो कुछ तो काम होगा, है ना, कुछ तो काम होगा। ये क्या करती है, जब हमारा खाना यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टमक में फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये म्यूकस क्या करती हैं? ये जठर रस, जठर रस जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये इसका स्त्रावन करती है, सिक्रीशन करती है। कौन? म्यूकस। ठीक है, अब इस जठर रस के अंदर, पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है, इस जठर रस के अंदर कुछ एंजाइम आपको मिलेंगे, एसिड मिलेगा। एसिड कौन सा मिलेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ नाम ऐसे आएंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। म्यूकस म्यूकस ही है, चाहे कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, HCl HCl ही है, चाहे कैसे भी लिख लीजिए, एसिड है ये। ठीक है, दूसरा मिलेगा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। तीसरा मिलेगा रेनिन, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, पेप्सिनोजन। ये रेनिन ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है लाइपेज। एक और क्या हो गया आपका? लाइपेज। ठीक है, ये जठर रस में मिले, गैस्ट्रिक जूस में मिले। HCl का काम क्या है? इसके दो काम है, जो भी हमारे पास हो गया नोट, अब समझिएगा। इसके HCl का काम क्या हो गया कि सबसे पहले जब आपने कोई भी फूड पार्टिकल लिया है तो सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ स्ट्राइल तो होगा नहीं। स्ट्राइल मीन टू से कि बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई एक भी माइक्रोब उस पर प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो होने से रहा। ठीक है, तो ये HCl क्या करता है कि जो भी माइक्रोब उस पर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब मतलब कोई भी बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु कोई भी, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। एसिड है भाई, है ना, देखा आपकी बॉडी में HCl मिलता है, और इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH 7 से कम होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किया जाता है इसको। तो ये सबसे पहले तो उन माइक्रोब को किल करता है। दूसरा, मैंने बताया ना फ्लूइड में आके गिर जाते हैं, यहाँ पे कॉमन सी बात है, जब सिक्रेट किया है तो यहीं पे आएंगी ना सारी चीजें, है ना। फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल में आपको कुछ मैक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे क्योंकि लुप्ती आई है। अब तो वहां से क्या होगा? छटना शुरू होगा चीजों का, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ये प्रोटीन है ना। तो सब लोग अपने अपने न्यूट्रिएंट को पकड़ लेते हैं और उसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं, उनको क्या कर देता है? HCl तोड़ देता है। और ये जो तोड़ देने का मतलब होता है ना, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं सिंथेसाइज करना, अपने से छोटे पार्टिकल में तोड़ देना। ठीक है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। रेनिन, बच्चे दूध पीते हैं, है ना, ये दूध के लिए काम करेगा। जिन बच्चों का फीड ही क्या होता है? दूध होता है। रेनिन सब में काम करता है, बच्चों में ज्यादा काम करता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो डिपेंड ही किस पे होते हैं? दूध पे होते हैं, तो रेनिन उनके लिए काम करता है। लाइपेज, जो आपने फैट लिया है, ये क्या हो गए? एंजाइम हो गए। ठीक है, लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट को तोड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये काम हुआ किसका? गैस्ट्रिक जूस का।
अब बात आती है किसकी, कि यहाँ पे चलो इतना तो इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया, ये काम किसका हो गया, स्टमक का काम हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि हो सकता है कि कुछ फूड ऐसा होता है कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, भाई हमने तो सारा चबा के भेज दिया, लेकिन कुछ फूड ऐसा हो जाता है कि वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है ना। और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको स्टमक क्या कर देता है, अलग सेपरेट कर देता है, उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको कहते हैं काइम, उसको क्या कहते हैं, काइम, ठीक है। ये कैसा है, ये पाचन से बचा हुआ खाना, पाचन से बचा हुआ खाना, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, काइम नाम दे दिया। ठीक, अब इस स्टमक के साथ साथ दो ग्रंथि चलती, ध्यान से समझिएगा, इस स्टमक के साथ साथ दो ग्रंथि चलती, ठीक है। आपने सुना होगा, एक तो सुना होगा लीवर, ठीक है, और एक सुना होगा पेनक्रियाज, इसको कहते हैं यकृत और इसको कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम क्या है, मोटे तौर पर बताती हूँ। सबसे पहले लीवर का काम होता है, ये क्या करेगा, जो भी आपने फैट चीजें ली हैं, घी तेल है ना, ये उनको चेंज करता है, ठीक है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट का एक कैसा बड़े वाला रिसोर्स लिया है, फैट रिसोर्स लिया है, ये उनको तोड़ता है, ठीक। पैनक्रियाज, दोनों क्या है ये दोनों ग्रंथि हैं, नाम याद रखिएगा, दोनों क्या है, ये ग्रंथि हैं, ठीक है। पैनक्रियाज क्या करता है, शुगर लेवल जो होता है आपकी बॉडी में, शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, कई सारी शुगर होती है, ग्लाइकोजन होता है, माल्टोज होता है ना, उन सबको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये दोनों ही क्या करेंगे, जब ये ग्लैंड है तो हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, सीधी सी बात है। एक चीज का हमेशा याद रखना कि आपके पूरे शरीर में जो भी ग्रंथि होगी वो हमेशा क्या बनाती है, एक हार्मोन बनाती है, और वो हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई, उपापचय क्रियाएं, है ना, आपके फूड का डाइजेशन हो रहा है, ये पेप्सिनोजन काम कर रहा है, रेनिन काम कर रहा है, लाइपेज काम कर रहा है, HCl काम कर रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, है ना, जिनमें पानी को एज अ रिसोर्स हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये सारी चीजों को यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया, तो ये क्या करेंगे दोनों, अब ये ग्रंथि है। पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्या नाम आता है, लीवर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये ह्यूमन की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, द नेम इज लीवर। क्लियर। अब सबसे पहले लीवर को ही देखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टमक में काम था वो हो गया, भाई हमने यही सारी चीजें तो ली थी, हमने प्रोटीन लिया था, हमने कार्ब्स लिए थे, फैट लिया था, सबका डाइजेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब तो सिर्फ क्या करना है, डुडोनियम के रास्ते उनको कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। बीच में क्या होगा, जो आपका लीवर है और पेनक्रियाज है, ये दोनों काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ठीक है। स्टमक में जो फूड का स्टे होता है वो कितना होता है, 4 आवर्स का होता है, 4 घंटे तक ये प्रोसेस हमारा चलता है, ठीक है। इसीलिए तो हमें कम से कम 6-7 घंटे तक भूख नहीं लगती एक बार खाना खाने के बाद, है ना। वो मन करना अलग बात है, मन तो ना जाने किस किस चीज को कर जाए, है ना, मन कर रहा है बाहर जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ाई हो गई, मन पे तो मत जाइए। अगर आप एक नॉर्मल आप अपना डाइट ले रहे हैं बढ़िया, तो उसमें केवल आपको कितने, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं, स्टमक में क्या होता है, ये एक हंगर जूस होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ निचोड़ दिया गया, स्टमक में ऐसी फीलिंग आती है ना कि अब बस रहा नहीं जा रहा, भूख लग रही है, वो एक्चुअली एक मैसेज होता है, हमारी जो स्टमक में एक हंगर जूस हम उसको कहते हैं, भूख रस उसको कहते हैं, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, वो माइंड को मैसेज करता है कि अब इस बॉडी को क्या जरूरत है, खाने की जरूरत है, जो खाना था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका, अब इसे और खाना चाहिए,
स्टमक को अभी और डाइजेशन के लिए, अब एनर्जी के लिए और रिसोर्स चाहिए, कुछ खाने के लिए इसको बोलो। उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, मीठा खा लिया या हमने चाय पी ली, है ना, वो भी एक तरह से मीठे में ही आ गई। उससे क्या होता है कि जो मीठा होता है उसमें, मीठे में हम क्या खाएंगे, चीनी खाएंगे, गुड़ खाएंगे या चाय लेंगे, है ना। अब उसमें चाय ली है तो उसमें दूध भी आ गया, शुगर भी आ गया, तो वो क्या करता है एकदम से वो डाइजेशन को शुरू कर देता है, क्योंकि मीठे को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। वहां पे आपका लीवर पेनक्रियास दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। अब मीठे में है तो प्रोटीन भी होगा, सीधी सी बात है, फैट भी होगा और शुगर भी होगा। तो इसीलिए वो क्या प्रिफर करेंगे कि आप या तो ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चॉकलेट खा लो, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लेता है ना। अचानक से कभी कभी क्या होगा, फील किया होगा कि चक्कर आने लगता है, कभी कभी धूप में आप जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तब आप क्या प्रिफर करते हैं, जूस प्रेफर करोगे, या उससे भी पहले आपको ऐसा लगेगा कि अब एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया, तो मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम ग्लूकोज या ग्लूकोन डी कहते हैं। उसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि आप इसको पीजिए, इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। क्यों? एक होगा आपने खाना खाया है, वो डाइजेस्ट होगा तब एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज तो है ही ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी की शुगर है, जिसकी जरूरत है हमें, वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, आपने उसको कंज्यूम किया और वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में, आपके ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब हो गई, उसने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए आप वो क्या कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी है ना। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं यार इसमें ऐसा क्या है कि ये इतनी जल्दी एनर्जी दे जा रही है हमको, होता कुछ नहीं है, उसमें क्या मिलाई जाती है, शुगर होती है, ग्लूकोज वाली शुगर होती है, इसीलिए वो क्या करती है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, लीवर की, यकृत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें लीवर में कोई दिक्कत आ जाए, यकृत में कोई परेशानी आ जाए, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, सबसे पहले तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू है ना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब आपकी बॉडी में क्या होने लगना, गैस बन जाना, है ना। गैस बन जाना मतलब जो चीजें आप खा रहे हैं उसके लिए बॉडी को ज्यादा एसिड सिक्रीट करना पड़ रहा है, HCl ज्यादा सिक्रीट करना पड़ रहा है, क्योंकि लीवर में एक जूस होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। ये सिक्रीट करना बंद कर देता है जब हमारा लीवर काम करना बंद कर दे। लीवर के काम करने का मतलब है बाइल जूस का ना बनना, और बाइल जूस का ना बनना मतलब HCl को ज्यादा काम करना पड़ेगा। HCl को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ही होगी। जब एसिड बढ़ेगा तो एसिडिटी तो होगी ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें पीते हैं जो उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, न्यूट्रल कर सके, है ना। बेस वाली चीजें हम कुछ पिएंगे, ठंडा दूध पिएंगे, है ना, ऐसी चीजें हम पीते हैं। इनो पी लेते हैं, है ना, वो क्या करती है एकदम से उस एसिड को किसमें चेंज कर देती है, बेस में चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर एसिड है उसके साथ आप बेस मिला दीजिए तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो एसिड बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए चलिए, तो खैर केमिस्ट्री की बात है तभी करेंगे, ठीक। अभी फिलहाल बात करते हैं लिवर की। हमने कहा कि ये क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। यहाँ पर एक ऑर्गन, इसके अंदर एक थैलीनुमा ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है, यानी किसको कहते हैं, पित्ताशय, पित्त की थैली, पित्ताशय, ठीक है। सबसे पहले तो इसके आगे ये लिख लेना कि ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, हो गया। दूसरी चीज, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। इस गॉल ब्लैडर का क्या काम है, जो बाइल जूस बना है ये यहीं से बनेगा और यहीं पे क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। बाइल जूस को क्या करता है, ये स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक। क्या काम करेगा,
ये तो हमें पता चल गया लीवर में क्या बन रहा है, बाइल जूस बन गया, गॉल ब्लैडर में क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली सब जानते हैं, ठीक है। पित्त की थैली में क्या होता है, ये स्टोर रहता है। जब ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अब आप वॉमिट करने वाले हैं, है ना, पीला पीला सा पानी कभी कभी बाहर आ जाता है माउथ के थ्रू, ठीक है। या आप जब कभी जो ये कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वमन नेति या कुछ इस तरह से नाम है, एक आसन है, वो क्या करते हैं, निगलते हैं, एक कॉटन की पट्टी को गीला करते हैं पानी में, साफ पानी में, और उसे निगलते हैं। हाँ, निगलने के बाद वो जब आपके कहाँ तक पहुंच जाती है, इसोफेगस से नीचे, क्योंकि अगर पेट में चली गई तो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी और आपको नुकसान कर देगी, और वापस से उसको क्या कर देते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं, इसोफेगस को और आपके जो क्या होता है गॉल ब्लैडर, उसको साफ करते हैं, कि इससे जो हमारा पित्त होता है ना, वो साफ हो जाता है, निकल जाता है। ये एक आसन होता है, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारा पानी पी लेंगे, है ना, बहुत सारा पानी पी लेते हैं, फिर उसको वापस वॉमिट कर देते हैं, कि ये सारे पित्त को निकाल देगा, है ना, ताकि वो ज्यादा एसिडिक नेचर में ना हो, ठीक है। अब ये करेगा क्या, भाई हम बार बार कह रहे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये एक तो पहले क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा किसमें, ग्लाइकोजन में, नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन में कर देगा। जब कभी भी फैट की कमी हो जाती है बॉडी में, फैट की कमी हो जाती है, कैलोरी ज्यादा से ज्यादा बर्न होती है, आप बिना वजह क्या होने लगते हैं, वीक होते चले जाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होने लगता है, फैट की कमी होने लगती है। तो वहां पे गॉल ब्लैडर का काम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये उसको किस में चेंज करता रहेगा, फैट में चेंज करता रहेगा, और उसे डाइजेस्ट करता रहेगा, ठीक है। ये काम भी होता है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये फैट का डाइजेशन करेगा। ये अधिकतर उनमें दिक्कत आती है जो बिल्कुल डाइट के नाम पे तेल घी सब छोड़ देते हैं, ये परेशानी उनके साथ आती है, फैट की कमी होती चली जाती है उनके शरीर में, है ना। वो कहते हैं ना, हम तेल नहीं खा रहे, घी नहीं खा रहे, फिर बॉडी उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर देती है। अब लीवर को काम करना पड़ेगा, हाँ जी, तब भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तभी तो मैंने बताया था कल कि डाइट क्या होती है, हर एक चीज का एक प्रॉपर अमाउंट, उसको डाइट कहा जाता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा, पहले फैट में बदलेगा, तो यहाँ भी काम करना पड़ेगा, बाइल जूस को काम करना पड़ेगा, ज्यादा सिक्रेट करना पड़ेगा। आप तेल ज्यादा खा रहे हैं और उस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज नहीं है, कंजप्शन नहीं हो रहा है, बॉडी से बाहर नहीं आ रहा है वो, है ना, स्वेट नहीं निकल रहा आपका ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि फैट का काम है एनर्जी बनाना, और फिर आपकी बॉडी को उसी हिसाब से उस एनर्जी के लिए काम करना पड़ेगा। या तो आप खाना बैलेंस खाइए, ज्यादा खा रहे हैं तो फिर आपको वो कैलोरी अपने आप से ही बर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वरना तो फिर क्या करेगा भाई, बॉडी है, बॉडी का काम है उस ऑयल को क्या करना, डाइजेस्ट करना, तो वो करेगी। गॉल ब्लैडर तो क्या बनाता रहेगा, बाइल जूस बनाता रहेगा, तभी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब ये ग्लाइकोजन का नाम आएगा आगे, इसको याद रखना, इसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज किया, ग्लाइकोजन में बदल दिया, ठीक है। एक कंडीशन आ गई जब फैट की कमी हो गई, नॉर्मल आप तेल ले रहे हैं, सब्जी हम खा रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉयल खाना खाते हैं, है ना। बॉयल खाना किसको बताया जाता है, जिनका लिवर काम करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है, फैटी हो जाता है ना, तब उनको कुछ दिन के लिए कहा जाता है कि आप जो है क्या कीजिए, आप बॉयल खाना खाइए। क्यों, क्योंकि जो आपका फैट ऑलरेडी बॉडी में आपको परेशान कर रहा है, पहले उसको बर्न होने दीजिए, पहले आपका लीवर उसको क्या कर दे, बर्न कर दे, उसको कार्बोहाइड्रेट से फैट या फैट से कार्बोहाइड्रेट उसको बनाने दे। जब वो अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर आप चेकअप के लिए जा रहे, डॉक्टर कह रहा है कि हाँ अब आप ठीक हो, अब आप नॉर्मल डाइट ले सकते हो, वो फिर भी ये नहीं कहेगा कि आप भर भर के खाइए, वो कहेगा अब आप नॉर्मल डाइट ले सकते हो, आराम से खा सकते हो हर एक चीज, है ना। तो अब अगर मान लो कि लीवर काम करना बंद ना करे, इसकी बाइल जूस नहीं बन रहा है या बाइल स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं पीलिया। पीलिया तो सब जानते होंगे ना,
है ना, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बीमारी लीवर से ही लगती है। जब आप जो पीलिया बीमारी होती है उसमें आपका लीवर ही खराब होता है ना, वो फैटी हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे बाइल जूस नहीं बन रहा है तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है। हाँ, काम उसका यही है बाइल जूस बनाना, है ना, और वो इसी को क्या कर देता है, किसी भी वजह से, भाई आप स्मोकर हैं या आप ड्रिंक कर रहे हैं, किसी भी वजह से वो कुछ भी इसमें ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आपका लीवर ने बाइल जूस बनाना बंद कर दिया, ठीक है, तभी ये आपको बीमारी होनी शुरू हो जाती है। इसमें पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है, यानी कि एक तरह से क्या हो गई, ये लीवर से छोटी है, लीवर से छोटी है, ग्रंथि है तो क्या होंगे, हार्मोन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख लिया, इसमें से सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसको हम कहते हैं अग्नाशयी रस। इसमें 5 तरह के एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसमें 5 तरह के एंजाइम होते हैं, नाम लिखेंगे, ट्रिप्सिन एमाइलेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, ठीक है, और एक होता है कार्बोपेप्सिडोज, कार्बोपेप्सिडोज, टेज या टोज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पांचों एंजाइम का अलग अलग काम। ट्रिप्सिन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, भाई पूरा काम डाइजेशन का चल रहा है तो ये किसका पाचन कर देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। एमाइलेज और माल्टोज दोनों क्या है, ये शुगर है, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट आ रही है उसको किसमें चेंज करेंगे, शुगर में, कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या है, एक तरह की शुगर है। प्रोटीन को किसमें चेंज करेंगे, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में, ठीक है। लाइपेज लैक्टोज शुगर होती है, यानी कि वसा, लाइपेज किसका करता है, वसा का, वसा को किसमें चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारी शुगर ही हो गई, ग्लूकोज भी शुगर, ग्लूकोज भी शुगर है, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज का एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, नाम नोट कर लीजिएगा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइसलेट्स और लैंगरहैंस। यहां पर 3 तरह की सेल्स आपको मिलेंगी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में,
तीन तरह की सेल्स आपको मिलती हैं। ये हो गया, लिख लिया ये वाला, गर्भ हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे कितनी तरह की हो गई आइसलेट्स में? तीन तरह की सेल्स हो गई। एक हो गई अल्फा, एक हो गई कौन सी? बीटा, और एक हो गई गामा। ठीक है, लिखिएगा अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। हमने एक चीज लिखवाई थी, ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन लिखवाया था। कहाँ पे मिल रहा था ये? कार्बोहाइड्रेट से चेंज हो रहा था, कहाँ पे? लीवर में चेंज हो रहा था, है ना? तीनों लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा ये? ग्लाइकोजन को क्या करता है? सीधी सी बात है, यहाँ पे शुगर में चेंज होंगी हर चीजें, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक बेसिक सा काम, पैनक्रियाज का काम बताया कि शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी की ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लूकोजन है ये किससे बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था। इसी को जो आपका अल्फा कोशिका है ये क्या करेंगी? तोड़ेंगी। अब जब तोड़ेंगी तो तोड़ने के लिए कोई आपको प्रोटीन चाहिए, है ना? वो एंजाइम कौन सा काम करेगा? ग्लूकोगन, ग्लूकोगन, ग्लूकोगन एंजाइम आपका काम करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, फिर आती है बीटा। इन कोशिकाओं से क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन तो जानते होंगे ना, है ना? इंसुलिन तो पता होगा या नहीं पता? इंसुलिन नहीं पता, बता देते, यही तो है मेन काम। हम बार बार कह रहे हैं शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, यही तो करेगा। हाँ जी, शुगर लेवल को मेंटेन रखता है कौन? इंसुलिन, जो कि क्या है? एक हार्मोन। कहां से निकलेगा? पेनक्रियाज की जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है उनकी बीटा सेल से निकलेगा। आपको सीधा सीधा बता दिया जाता है, पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, द नेम इज इंसुलिन। कहां से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब आया गामा। गामा से आता है सोमैटोस्टेपिन। सोमैटोस्टेपिन ये भी क्या है? एक हार्मोन है। ये क्या करेगा? जितनी पेनक्रियाज के अंदर एक्टिविटी हो रही है, शुगर को मेंटेन कर रहा है, ग्लूकोगोन बन रहा है, ठीक है जी, या आपका जो ग्रोथ हो रही है उसमें बॉडी में, उसमें भी काम करेगा, सारी चीजें एनर्जी लेवल पे काम करेगा, उन सबको ये सोमैटोस्टेपिन क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका काम क्या हो गया? एक तरह से कंट्रोलिंग का काम हो गया। ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्लियर है बात? सोमैटोस्टेपिन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी ऐसी चीज बची जो डाइजेस्ट ना हुई हो? ऐसा तो कुछ नहीं बचा ना, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो सिर्फ डाइजेशन का काम हो गया पूरा। अब क्या होगा? ब्लड में जो अब आपकी ग्लूकोज बन गई है वो क्या होगी? एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो अब हमारा कहाँ जाएगा? जो आपका एक तरह से जो पूरा एब्जॉर्ब मटेरियल है, जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड है, अब वो कहाँ जाएगा? अब वो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ब्लड में अपनी जगह पे चले जाती है, वो रेक्टम में चली जाती है, मलाशय में चली जाती है। ठीक है, तो अब आपकी हेडिंग क्या है? ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, है ना? पेनक्रियाज का काम समझ में आ गया। ये पता होना चाहिए दूसरी बड़ी ग्रंथि है, पहली कौन सी हो गई? लीवर, और दोनों ही क्या है? ग्रंथि है, ग्लैंड्स। ठीक है, ये नाम याद रखना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इंटेस्टाइन। दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी?
इंटेस्टाइन, यानी कि हम इनको कहते हैं आंत। दो तरह की होती है, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत की बात करते हैं। मैंने एक हम कहते हैं एक नाम आता है ग्रहणी, है ना, जिसको हम कहते हैं ड्यूडोनियम, ठीक है। ये ड्यूडोनियम क्या होता है, हमने बताया था कि स्टमक से और कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो फूड आपका कहाँ आ गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं भाई, उंगलियों के जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिन पे आपकी ब्लड सेल्स क्या रहती है, पूरी पूरी बाइंड रहती है। ब्लड सेल्स अच्छी तरह से बाइंड रहती है, उसको ग्रैब करके रखती है, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विली, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा। यही विली क्या करती हैं, जो यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है ये उसको क्या करती रहती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कर लिया अमीनो एसिड की फॉर्म में, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कर लिया, क्योंकि हमने प्रोटीन को भी तोड़ दिया था ना, अमीनो एसिड में तोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एंजाइम आपको मिलेंगे, कुछ शुगर आपको मिलती है, नाम नोट कीजिएगा उनके, लिखिए। सभी नाम सेम सेम है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आ गए, सबसे पहला नाम लिखेंगे इरेप्सिन, लिखिए इरेप्सिन, ठीक है। दूसरा नाम लिखेंगे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, और आपका लाइपेज, ठीक है। हिंदी में भी इनके यही नाम है, जैसे मैंने इरेप्सिन लिखा है ना, आप ऐसे ही माल्टेज, सुक्रेज, ये सब हिंदी में ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक हो गया। अब जो चीज यहाँ पे बच जाती है ना, क्योंकि कोई कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड आ जाती है ना, जैसे मैंने मीठे की बात की थी वो पूरा घूमता है अच्छे से, ठीक। तो जो भी चीजें बच गई हैं, मान लो प्रोटीन बच गई, तो उसे इरेप्सिन क्या कर देगा, अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। माल्टेज शुगर आई है, जो हमारे पास माल्टोज शुगर होती है, माल्टोज शुगर को किसमें, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। सुक्रेज, सुक्रोज एक शुगर होती है, किसमें करेगा, ग्लूकोज में। लैक्टेज, लैक्टोज भी एक शुगर होती है, जो ये शुगर मिलती है अलग अलग, है ना, जैसे लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज सब मिलती हैं दूध में, दूध में क्या होती है, प्रेजेंट होती है ये। तो जब दूध का ब्रेक डाउन होता है ना, तब ये टूटना शुरू होती है, शुगर के लेवल में यहीं पे आ जाती है, ठीक है। लैक्टोज शुगर हो गई, किसमें टूट गई, ग्लूकोज में। लाइपेज का काम होता है फैट को क्या कर देना, तोड़ देना, किसमें, ग्लिसरीन में। और दो चीजें आएंगी, ग्लिसरीन और फैटी एसिड, ठीक है। ठीक है, ये काम हो गया किसका, इनको कहा जाता है आंतरस, क्या कहते हैं इनको, आंतरस, या इनको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब इन्हीं विली से जुड़े हुए होते हैं आपकी क्या, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, जो क्या करती रहती हैं, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, प्रोटीन का क्या करती रहती हैं, एब्जॉर्प्शन करती रहती हैं। क्लियर है बात, समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, खत्म। और अब बात आती है किसकी, बड़ी आंत की, ठीक है। तो छोटी आंत किससे जुड़ी हुई है, बड़ी आंत से। जहां पे जुड़ती है उसके शीर्ष भाग पे, हेड पोर्शन पे होता है सीकम, ठीक है, और होता है अपेंडिक्स, नाम सुना होगा, है ना, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, एक छोटी सी पूंछ के जैसी स्ट्रक्चर होती है। आजकल की जो बॉडी है उसमें अपेंडिक्स का काम बंद हो गया है ना, किसमें चलता था,
जब पहले लोग क्या होते थे, जो आदिवासी लोग होते थे वो कच्ची चीजें खाते थे ज्यादा, है ना, पत्ते खा लिए कच्चे या कच्चा मांस खा लिया, तब हमारा अपेंडिक्स और सीकम काम करते थे, ठीक है। तब उनमें क्या रहता था, स्टार्च होता था बहुत ज्यादा, तब ये उनको क्या करता था, उनको डाइजेस्ट कर देता था। लेकिन अभी तो कोई ऐसी चीजें हम नहीं खा रहे, हम पत्ती वाली सब्जियां भी खा रहे हैं तो उनको पका के खा रहे हैं, तो उनकी स्टार्च को हम वैसे ही तोड़ दे रहे हैं, मंड को हम वैसे ही तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका काम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो अब ये किस ऑर्गन में चला गया, वेस्टिजियल ऑर्गन में चला गया। वेस्टिजियल मतलब जिनका कोई काम नहीं है। बाई चांस इसमें कोई खाना फंस जाए, निकल नहीं पाएगा, क्या हो जाता है, सड़ जाता है, और सड़ने की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको आप क्या कहते हो, अपेंडिक्स का दर्द हो गया, वो इसी वजह से हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। बाकी बड़ी आंत के बाद फिर क्या होता है आपका, रेक्टम, ठीक है, और रेक्टम के नीचे क्या होता है, एनस, ठीक है। ये होता है मलाशय और इसको कहते हैं मलद्वार। अब जो भी वेस्ट फूड है, जो अनडाइजेस्टेड है या जितना भी हमारा डाइजेस्ट हो चुका था फूड, उससे जो वेस्ट निकला था वो सारा का सारा बड़ी आंत के जरिए कहाँ पे आके स्टोर होगा, रेक्टम में तो स्टोर होगा, और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाए। क्लियर, रेक्टम में क्या होगा, स्टोर होता रहेगा, और जब पूरा रेक्टम फिल हो जाता है तो एनस के थ्रू वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है।